नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है नंदिनी और आज से मैं आपकी हिस्ट्री की क्लासेस कंडक्ट करूँगी। आपके जीएस के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट हिस्ट्री भी है जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वेरियस एग्जाम्स में, लाइक आपका एसएससी सीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, एमटीएस हो गया, फिर और भी वेरियस अदर एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में बेसिकली हम बात 3 फैक्टर की करेंगे। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मोस्टली हम इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इतिहास में घटित जो भी हमारे कार्यक्रम क्रियाएं या फिर मतलब इवेंट्स हम बोलेंगे, हम उनकी बात करते हैं। तो जनरली बच्चों का फोकस क्या रहता है, विच आई हैव नोटिस्ड, कि हम व्हाट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब हुआ क्या था, इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। दो हमारी चीज़ें ऐसी हैं, दो फैक्टर रह जाते हैं जिन पे हम फोकस नहीं करते हैं। एक होता है हमारा हाउ एंड एक होता है वाई। आपने देखा होगा, ऑलवेज कोई भी घटना अगर घटित हुई है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होते हैं और उसका एक तरीका रहा होता है। मतलब वाई, एक तो क्यों हुआ, ऐसे क्या रीजंस बने, ऐसे क्या परिस्थितियां थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे कि वो चीज़ घटित हुई और क्यों हुई। एंड सेकंड आ जाता है हमारा हाउ, कैसे हुआ और व्हाट। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स का फोकस क्या रहता है, व्हाट पे रहता है। फॉर एग्जांपल आज मैं बैटल ऑफ प्लासी है अगर आपको पढ़ाती हूँ तो आप सबको पता होगा बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था, किस जगह पर हुआ था, कब हुआ था। ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा ही पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फोकस करते हैं कि हुआ क्यों था, वाई, ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से हमें बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलता है। ओके, तो हम इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के प्रॉपरली डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट ऊपर ऊपर से हमने चीज़ों को पढ़ा और बस हो गया। सो आई फोकस, आई मेक श्योर कि आपको चीज़ें लंबे टाइम तक रिकॉल रहें। ऐसा नहीं है अभी जस्ट पढ़ के गए और ठीक है। तो बिल्कुल एक प्रॉपर कहानी की तरह हम देखेंगे। तो वही मैंने बोला कि बैटल ऑफ प्लासी से पहले हम एक थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारा मुगल डिसइंटीग्रेशन। आपने देखा था मुगल बाबर ने हमारे यहाँ पर कितने टाइम तक राज के, एक सेंट्रली सबसे पावरफुल पावर थी। अगर मैं बात करूं, बाद में तो हमारे यूरोपियंस आगमन शुरू हो जाता है, यूरोपियन आने शुरू हो जाते हैं, बट उससे पहले इंडिया में, हमारे भारत में अगर कोई एक सेंट्रल पावर देखने को मिलती है तो वो हमारे मुगल से। बट धीरे धीरे क्या है कि मुगल की पावर जो है ना वो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें औरंगजेब की, औरंगजेब को आपने देखा था, इसका चाहे वो मराठाओं से युद्ध रहा हो, डेक्कन पॉलिसी रही हो, या फिर इसकी बहुत ही ज़्यादा ये एक तरीके से एक रिलीजियस बायगॉट मैं बोल सकती हूँ, उस प्रकार का व्यक्ति था। तो उसकी इन्हीं नीतियों के चलते क्या था कि पतन हो गया। वैसे इसने काफ़ी लंबे समय तक राज किया था। बट आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल राजा था, बट इसकी पॉलिसीज कुछ अच्छी नहीं थी। तो मुगल का जो डिक्लाइन था वो कहीं ना कहीं इसी के दिन से ही शुरू हो जाता है। बट आफ्टर मैं बात करूं, बट फिर भी सही था। लेकिन उसके हम बात करें, इसके जो सक्सेसर्स आए, अकबर टू हो गया। देखते हैं आप, लास्ट हमारा जो मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर थे। तो जितने भी इसके सक्सेसर्स थे बहुत वीक सक्सेसर्स थे। मुगल में काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग रूलर्स देखने को मिलते हैं, आपका बाबर, हुमायूं, अकबर हो गया और शाहजहां हो गया। बट औरंगजेब के बाद से उतने ज़्यादा हमको अच्छे रूलर्स देखने को नहीं मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा पिटी पॉलिटिक्स में ही ये बिजी रहते हैं, राजपाट उतना कोई देख रहा है क्या है। और ठीक है, एंड सेकंड चीज़ आती है हमारा नोबिलिटी हो जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का तो देखो मेन रीज़न यही है। आपको पता है कि कोई भी युद्ध हो रहा है, जैसे अभी हमारा इंडिया का वॉर पाकिस्तान से अगर हो जाता, अच्छा हुआ नहीं हुआ, भगवान न करे कभी हो भी, बट अगर हो जाता तो आपको पता है कि वॉर वगैरह में हमारा बहुत सारा पैसा चला जाता है, ट्रेजरी खाली हो जाती है पूरा। तो इनका कोष जो है वो खाली होने लगा था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने लगी थी। इतने वॉर करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ देखने को मिल जाती है। तो ये इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न, ये भी एक मुख्य कारण था। एंड देन हमारा एक रीजनल रिवोल्ट्स हो जाते हैं, फॉरेन इन्वेजन अब तक होने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने भी इनको काफ़ी हार्म पहुंचाया था। साथ ही ब्रिटिश और यूरोपियन का इन्फ्लुएंस। तो ये कुछ कारण हैं जो थोड़े से हमने देखे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया। ओके,
फिर हम देखते हैं कि एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन इंडिया। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से, एक बार ब्रिटिश के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब यूरोपियंस जो हैं वो क्यों जगह जगह पे जा रहे थे, क्यों इंटरेस्टेड थे, वेदर इट वाज ट्रेड या फिर और कुछ ऐसे रीजंस थे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यूरोपियंस में आपको पता है कि रेनेसा आया था, इनके पास ज्ञान का भंडार आना शुरू हुआ था, तो एट दैट टाइम दे रियलाइज कि अब हम इस ज्ञान को देश दुनिया में पूरी में फैलाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या करा, काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरेस्ट आने लगा कि अब हम नई नई जगहों को खोजेंगे, वहाँ पे जाएंगे, ट्रेड करेंगे। और इंडिया हमेशा से एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था, जस्ट बिकॉज क्यों, हम मसाले के लिए फेमस थे, स्पाइसेस के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ से मसाले इनके यहाँ पे जाया करते थे, क्योंकि ये लोग नॉनवेज खाते हैं, मीट खाते हैं, तो मीट वगैरह के काम में आते हैं। आई थिंक मैरिनेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैरिनेट वो वर्ड है जिसको क्या है कि मसालों में मीट को रात में गर्म करके रखते हैं, ऐसा कुछ है। सो उस वजह से मसालों का काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था। ठीक, तो एक ब्रिटिश की इंपीरियल हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ठीक है, इन्होंने दो एम्पायर, बेसिकली दो फेजेस बोल सकते हो, दो एम्पायर बोल सकते हो। पहला एम्पायर क्या था, जिसमें इन्होंने फोकस करा था अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज पे। आपको पता होगा कि अमेरिका को भी इन्होंने कॉलोनाइज किया था। अमेरिका में इनके जो लोग रहा करते, तो उन्होंने ही इनके खिलाफ बगावत कर दी थी, और वो वहाँ पे अपने आप को आज़ाद उन्होंने बता दी कि नहीं, अब तुम कौन, हम तुमको नहीं जानते हैं, हम यहीं के हैं, और वो वहीं पर रह गए। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा सेकेंड एम्पायर में, जो आपको पोस्ट मतलब 1783 के बाद में ही देखने को मिल जाता है। अब इस बार वो क्या है, एशिया और अफ्रीका की तरफ आना शुरू होते हैं ये लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई कंट्री है जिसको इन्होंने कॉलोनाइज किया था, वो है हमारा आयरलैंड। तो फर्स्ट कंट्री अगर कभी पूछ ले आपसे, तो आप याद रखिएगा आयरलैंड। एग्जैक्ट ईयर उतना नहीं याद रखिएगा, 16th सेंचुरी में ये हुआ था। ठीक है, जस्टिफाइड बाय एनलाइटनमेंट एरा, वही मैं बोल रही थी कि इनके यहाँ पे ना रिनेसा आया था। रिनेसा मतलब कि नए नए इन्वेंशंस करने शुरू कर दिए थे, तो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ये लोग, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल, और ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने क्या करा था कि हम सो कॉल्ड सिविलाइज्ड रेस है नाउ, तो हमारा ये फर्ज बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम बाकी सो कॉल्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको भी हम क्या करेंगे, उनको भी हम एनलाइटनमेंट करेंगे। ठीक है, तो वही है, इनको बैकवर्ड सोसाइटी को अब हम सिविलाइज करेंगे। तो इन्होंने ये एक रीज़न दिया है, जस्टिफाई किया है अपनी चीज़ को, बस यही बोल सकते हो। कोर मोटिव इनका क्या था, इकोनॉमिक गेन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा, मे बी आपके लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं हो, बट जान लीजिए यहाँ पे दो फैक्टर बन के आते हैं। एक हमारा फैक्टर कहता है, हाँ, यहाँ पे हमारे ना दो फैक्टर बन के आते हैं। एक आपका फैक्टर कहता है कि ब्रिटिश ने जो इंडिया को कॉलोनाइज किया था, इंडिया पे राज किया था, वो क्या है, वो हमारा अनइंटेंशनली था। ठीक है, जस्ट ऐसे ही लिख दे रही हूँ। और एक कहता है कि वो इंटेंशनली था, यानी कि एक कहता है कि जानबूझकर किया गया था, एक कहता है कि नहीं, जानबूझकर नहीं किया गया था, वो अनइंटेंशनली था। तो आपको क्या लगता है, पहले तो रीजन जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल अनइंटेंशनल, सॉरी, जो इंटेंशनली था, पहले हम इसकी बात करेंगे कि आप लोग वहां से सोचकर ही आए थे कि हम अब हम इंडिया में जाएंगे या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाएंगे हम। ठीक है, और या तो वो अफ्रीका ही हो गया, तो हम वहाँ पे क्या है कि राज करेंगे, स्पेशल हम वहाँ पे रूल करेंगे, पूरी कंट्री को इस तरीके से हम कॉलोनाइज कर पाएंगे, ये पूरा ही वो सोच कर आए थे। दूसरा तबका कहता है कि नहीं, सॉरी, दूसरा तबका कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हम सोच कर आए थे, ये चीज़ें अनइंटेंशनली हो गई, या फिर ये लेटेंट था, छुपा हुआ, कि हम धीरे धीरे हमारे पॉलिटिकल जो भी, सॉरी, हमारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जो भी चीज़ें सही थी, यानी कि हमको बेसिकली करना था, देखो, ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड के लिए अगर मुझे लगा कि मुझे ये जगह को ऑक्यूपाई करना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल मैं बंगाल का एग्जांपल लेती हूँ, तो बंगाल में क्या है कि बंगाल से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। तो अगर बंगाल में कोई राजा है, ठीक है, अगर वो इनके फेवर में काम कर रहा है, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर वो फेवर में काम नहीं कर रहा है, अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा इन पर टैक्स लगा रहा है, ड्यूटीज़ लगा रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, तो थोड़ी बहुत तो पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इकोनॉमिक बेनिफिट हैम्पर हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका ट्रेड हैम्पर हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ठीक है, अभी इस राजा से हम साठगांठ कर लेते हैं, मानता है तो बढ़िया, नहीं तो छोटी छोटी इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। फोर्टिफिकेशन समझ आता है, किलाबंदी।
किलाबंदी मतलब कि अगर किलाबंदी वो होती है जैसे कि आपकी कोई फैक्ट्री टाइप है, फॉर एग्जांपल इसी इन्हीं के केस में बात करते हैं हम, जैसे वेयर हाउस है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि अब उसके चारों तरफ बहुत लंबी लंबी दीवारों को खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे कोई भी अटैक होता है ना, तो वो अटैक करने में टाइम लगेगा, उनको तोड़ने में, बहुत भेदने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जैसे आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं, हमारे जयपुर में। और हाँ, बेसिकली राजस्थान की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आपको फोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो फोर्ट्स क्यों बने हुए थे? वो इसीलिए थे कि कोई अटैक करता है हमारे ऊपर तो उतना आसान नहीं होगा, पहले उसको पूरा किले को भेदना पड़ेगा, देन वो अटैक कर पाएगा। तो इन्होंने किलेबंदी धीरे-धीरे शुरू कर दी, मतलब कि छोटे-छोटे, जैसे आपको आई थिंक 5 फिंगर पॉलिसी है ना चाइना की, पता है ना कि वो एकदम से ऑक्यूपाई किसी कंट्री को नहीं करेगा उसकी टेरिटरी में, बट वो धीरे-धीरे क्या है, अपना एक्सपेंशन कर रहा है। अभी न्यूज़ भी निकल के आई थी कि हमारा जो एरिया है उस पे अंदर धीरे धीरे वो लोग घुसते जा रहे हैं, और अक्साई चीन तो है ही हमारा, उनका पास कहीं वो अरुणाचल प्रदेश में भी क्लेम करते हैं। तो ऐसे ही इनका था कि धीरे धीरे करेंगे, अगर हमको रिटेलिएशन मिलता है तो देखेंगे, फिर झुक भी जाएंगे थोड़ा सा। इनका ये रहता था कि पहले तो ये ट्रीटीज करेंगे, ट्रीटीज में अगर ये हारे हुए हैं तो ये थोड़ा सा झुक जाएंगे, देन वापस से कम बैक करेंगे, और अगर थोड़ा सा ये ऊपर पोजीशन पे तो सामने वाले को चुका देंगे। तो वो उनका कुछ ऐसा डिग्निटी वाली चीज़ नहीं थी। ओके, तो वही चीज़, हाँ, तो हम क्या टॉपिक से भटक गए थोड़ा सा। तो हम ये बात कर रहे थे कि इनको अगर लगा कि मेरा ट्रेड एक्टिविटीज़ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई भी बाधाएं आ रही हैं, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम क्या है, टेरिटरी को भी ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे, ज़मीन को भी हम हथियाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे इन्होंने इसी तरीके से किया। दूसरा चीज़ क्या था, कि आपने देखा होगा कि इंडिया में राजा महाराजा आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, ऐसी वीनेस और वननेस वाली फीलिंग नहीं है। मैं डेफिनेटली कहूँगी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियन पावर्स इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे अंदर वननेस वाली फीलिंग आई, तो वो कहीं ना कहीं लैक थी, मिसिंग थी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, वो ये कहीं ना कहीं लेकर आई, जब इन्होंने देखा कि इनके अंदर तो कुछ वननेस वाली फीलिंग ही नहीं है, यूनाइट है ही नहीं, कोई यूनिटी जैसी चीज़ ही नहीं है, आपस में ही राजा महाराजा आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये एक जाके फ्रैक्शन से मिल जाया करते थे कि ठीक है, मैं हम तुम्हारा साथ देंगे, अपनी थोड़ी आर्मी वगैरह सोल्जर्स प्रोवाइड कर देंगे, टेक्नोलॉजिकली तो एडवांस थे ही ये। तो इस तरीके से, और फिर उससे क्या है, बेनिफिट मांग लेते थे। ऐसे कर करके धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करा। तो दूसरा जो हमारा एक तबका है वो यही बोलता है, एक हिस्टोरियंस का तबका, कि ये जो है चीज़ थी, हम ऐसा सोच के नहीं आए थे, ये अनइंटेंशनली होता गया। दूसरा है इंटेंशनली। अब इसकी मैं बात करूं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा ये सोचकर आए होंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य ऑलरेडी मुगल जैसी पावर है, क्या ये कभी सोचकर आए होंगे कि हम इस पे पूरे पे राज कर पाएंगे? तो आई थिंक ये भी लोग पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन ये भी पूरी तरह सही नहीं है, कहीं ना कहीं बीच की चीज़ है, क्योंकि जो इनको चार्टर इशू किया गया था, उस चार्टर में क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई थी कि अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई तो आप टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये लोग बोल रहे हैं ना इंटेंशनली हुआ था, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। उनके चार्टर में ऑलरेडी इट वॉज मैंशनड कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इंटेंशनली भी नहीं थे, बिल्कुल सोचकर भी नहीं आए थे, और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल सोचा ही नहीं था, बट हाँ, उनको इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि हम इतना ज़्यादा दिन तक रूल कर पाएंगे, पूरी ही देश को हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली आई वुड से इतना तो इन्होंने नहीं सोचा होगा। हाँ, तो यही वो चीज़ थी हमारी कि ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट था, एक्सीडेंटल था या फिर इंटेंशनल था। तो हमारा जॉन शीले जो हैं, ये इस बात को बोलते हैं इट वाज एक्सीडेंटल, हम ऐसी कोई भी हमारी चीज़ नहीं थी, बट क्या है कि इंडिया की में ऐसे परिस्थितियाँ बनी, ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुई कि हमको राज करना पड़ा, और हमने राज किया। ठीक है, और ये थोड़ा सा हटके हो जाएगा, एक चीज़ और बताऊंगी। ये लोग कहते थे कि इंडिया में हमको राज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोग तो अदर वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, जैसे अभी भी देखा होगा हमने कि अच्छे कर्म करो नहीं तो क्या है, आपके साथ बहुत बुरा होगा, नरक में जाओगे एंड ऑल। तो वो उसी चीज़ को बोलते थे कि
हमारे जो पीपल हैं, इंडियंस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा अदर वर्ल्ड के बारे में चिंता करते हैं, तो इस वर्ल्ड के बारे में इनकी चिंता करने के लिए कोई तो होगा, तो हम हैं जो भगवान बन के आए हैं, और हम को ये चीज़ करनी पड़ेगी, हम इनको सिविलाइज करेंगे, सिखाएंगे, तो हम इन पर रूल करेंगे। इस तरीके से इन्होंने अपनी चीज़ को जस्टिफाई किया। जैसे हम कुछ गलत करते हैं तो हम तुरंत जस्टिफिकेशन देते हैं, इन द सेम मैनर दे आर गिविंग। ठीक है, तो बाकी ये उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक मैं बना दूं, वही ये बैलेंस व्यू की हम बात करते हैं कि इनिशियली इनका फोकस सिर्फ ट्रेड पे था, लेकिन बाद में क्या है, ये इंडिया की जो डिसयूनिटी थी उसको इन्होंने फायदा उठाया। ठीक है, एक्सपेंशन बिकेम डेलिब्रेट एंड इंपीरियलिस्टिक अंडर लीडर्स लाइक वेलेस्ली एंड हेस्टिंग्स, इनके अंडर ये चीज़ें होती गई थी। ठीक है, अब आता है हमारा बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थोड़ा सा देखेंगे हम। 1740 की बात करें हम तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, जिसको हम बोलते हैं वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो थी, एंग्लो की मतलब कि यूरोपियन, सॉरी, हाँ जी, ब्रिटिशर्स की और हमारी फ्रेंच की लड़ाई। ठीक है, ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन क्या था, एक बार सोच लीजिए, सॉरी सुन लीजिए अगर कहीं भी आ जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रिया में एक वॉर हुआ था जिसमें उनका राजा मर जाता है। अब राजा के मरने के बाद कौन अगला शासक बनेगा, इस चीज़ की लड़ाई थी। तो एक तो फ्रैक्शन था उसका जो मेल हायर कोई था नहीं, मेल सक्सेशन था नहीं, तो फीमेल गद्दी पे बैठी थी। तो एक फ्रैक्शन बोल रहा था जिसमें हमारे फ्रेंच था, ठीक है, और एक में था हमारा एंग्लो मतलब कि ब्रिटिशर्स थे। तो ये लोग बोल रहे थे, जिसमें फ्रेंच भी शामिल था, कि नहीं, एक फीमेल जो है वो राजा नहीं कर सकती है। और दूसरी तरफ ये लोग बोल रहे थे, जिसमें हमारा ब्रिटिश थे, कि नहीं, एक फीमेल जो है वो राज्य कर सकती है। तो उसी का एक हिस्सा लड़ाई का, जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी यूरोप में चल रही थी, जहाँ पे दो फ्रैक्शन जाके बट गए थे, उसी का एक हिस्सा इंडिया में एंग्लो फ्रेंच वॉर के रूप में देखना पड़ता है, जहाँ आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये लोग जीत जाते हैं और वहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाता है और एक महिला ही रूल करती है, सत्ता उसके हाथ में चली जाती है। तो वही एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इंडिया में देखने को मिलती है, उसी का ही एक बोल सकते हो आप इंडियन फॉर्म। ठीक है, जिसमें क्या है, हमारा फ्रेंच हार जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैटल ऑफ प्लासी, जो अभी हम बात करेंगे। फिर आएगा हमारा बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठास अब्दाली से के बीच में लड़ाई हुई थी। आपको पता है, मराठास अगर उस टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो इस ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छा वो एक अपोजिशन दे रहे होते। तो उनकी जो है पावर में कमी आती है बैटल ऑफ थर्ड बैटल जो हमारा पानीपत का हुआ था। इसी वजह से भी एक ये रीज़न भी माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतने अच्छे से रूल कर पाई। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सिंगल डेट नहीं है हमारी, धीरे धीरे चीज़ें हुई थी। अब हम प्रॉपर आपका बेटर पे जाएंगे। ठीक है, कुछ ये कॉज भी देख लेते हैं कि कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, ब्रिटिश ने किस तरीके से इंडिया में धीरे धीरे वो सक्सेसफुल हो रहे थे। सबसे पहला था सुपीरियर आर्म्स एंड स्ट्रेटजी। आपको पता है कि इनका जो आर्म्स थे, आर्मामेंट्स थे, वो काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी के थे। वहीं हम तलवार और उससे लड़ रहे थे। आई एम नॉट सेइंग कि तलवारों से जंग नहीं जीती जा सकती है, बट स्टिल इनके पास कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली दे वर एडवांस, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और इन्हीं की लाइन पर किसने करने की कोशिश करी थी, टीपू सुल्तान, याद हो आपको। अदर यूरोपियंस की मदद लेके इन्हीं के लाइंस पे उन्होंने भी अपनी आर्मी को टेक्नोलॉजी लेकर आए थे और आर्म फैक्ट्री भी बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी, प्लीज़ आप लोग बताइएगा इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री डिसिप्लिन एंड सैलरीज। हमारे यहाँ पे क्या होता था, एक मेनली इसमें मराठा का मैं एग्जांपल लूंगी। जैसे कि अगर किसी दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई तो जो भी आपके सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स को कोई भी रेगुलर सैलरी पे नहीं की जाती थी। उनसे कहा जाता था कि अब ये जो हमने लड़ाई लड़ी है, यहाँ हम जीते हैं, यहाँ पे जो भी हमने लूटा है उसी को आपस में बांट लीजिए। देयर वाज नो एज सच रेगुलर सैलरी सिस्टम। मैं आपसे ही बात करूं कि आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, एक जगह है, एक कंपनी है, आपको बोल रही है कि ठीक है हम तुमको 10-20 हज़ार ही मानते हैं, 20,000 रुपये हम आपको सैलरी देंगे मंथली बेसिस की। कंपनी नुकसान में जाए, मुनाफा करे, उससे मतलब नहीं है। दूसरा बोलता है कि नहीं, हम इंसेंटिव सिस्टम रखते हैं कि जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा पाओगे।
तो शुरू में मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ में जाओगे कि ठीक है, आप जाओगे कि मुझे चाहिए फिक्स्ड सैलरी, भैया मंथ के एंड में मेरे पास पैसे तो आएंगे। तो यही चीज़ थी कि इनके अंदर मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थी, सैलरी प्रोवाइड की जाती थी, जबकि इंडियंस में ऐसा नहीं देखने को मिलता था। तो वही चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंडियन जो सोल्जर्स हुआ करते थे उस टाइम पे वो इनके यहाँ पे डिप्लॉय होना शुरू हो गए थे। ठीक है, मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसा नहीं था कि भाई राजा का बेटा है तो राजा वही बनेगा, ऐसा नहीं था। इंडिया में ये देखने को मिलता था, यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहा है, जिसमें जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है, जितना टैलेंट है, उसको आगे ले जाएंगे। मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, कुछ ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा इंडिया में, जबकि देखने को मिलता था कोई नॉवल वगैरह भी उतना एफिशिएंट है तो वो राजा नहीं बन पाता था। कई दफ़ा कई हिस्टोरिकल इवेंट में आपने देखा होगा कि नोबल ने राजा को ही मार दिया, फिर वो बन गया, वो अलग चीज़ है। अदरवाइज हमारा क्या है कि बड़ा बेटा ही राज्य करेगा, ऐसी चीज़ें होती थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। लीडरशिप चाहे वो आपका क्लाइव रहा हो, वैरन हेस्टिंग रहा हो, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो हम आगे देखेंगे, कमांडर्स रहे थे जिनकी लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, इन्होंने जो है बॉन्ड्स वगैरह भी निकालने शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे अब हमारा इंडिया के बैटल ऑफ प्लासी की मैं बात करूं कि सिराजुद्दौला के साथ वॉर हो रहा है, तो अब ये बोलेंगे कि हमारे इन्वेस्ट करो, इन बॉन्ड्स को खरीदो, जैसे ही क्या होगा हम वॉर जीत जाएंगे, इन पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से इनके पास कहीं ना कहीं पैसा आ रहा था। दूसरी तरफ इंडिया जो राजा थे उनकी ट्रेजरी खाली हो रही थी, इतने ज़्यादा वॉल्स एंड ऑल थे। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी एक रीज़न था कि ये वॉर को जीते। एंड नेक्स्ट है हमारा नेशनलिज्म वर्सेस डिसयूनिटी। देखो, वो लोग हमारे यहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे, ठीक है, उनके अंदर पता था कि भाई हम लोग ब्रिटिश से आए हुए हैं, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, हम यूरोप के लोग हैं, तो इंडियन के साथ उनका ऐसा कुछ अटैचमेंट नहीं था, बट अपने आपस में उन लोगों के बहुत ज़्यादा यूनिटी थी। वहीं इंडिया की मैं बात करूँ, देयर वॉज नो सच यूनिटी, फिर कहना पड़ेगा नहीं थी। हम आपस में ही लड़ते रहते थे, हम में ऐसा कुछ नहीं था वननेस कि हम एक नेशन है, हम एक देश के लोग हैं। तो आपको लगता है क्या सीरियसली कि अगर सारे इंडियन जितने भी छोटे छोटे रीजनल रूलर थे उस टाइम पे, तो मराठा भी काफ़ी अच्छे थे, ऐसा नहीं है, तो वो मिलके क्या इनको खदेड़ नहीं पाते, क्या इनको भगा नहीं पाते? बट हम आपस में ही उतना ज़्यादा यूनाइट नहीं हो पाए, आपस में ही हम अपने जो रीजनल कॉज थे उनको ही सर्व करने में रह गए कि मुझे इतना रूल चाहिए, छोटा छोटा एक्सपेंशन कर रहे हैं। बट अगर इनके अगेंस्ट खड़े हो जाते तो शायद ये लोग भगा दिए जाते। बट ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये वाली भी चीज़ देखने को मिलती है कि यूनिटी मिसिंग थी। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आएगा। अब हम चलते हैं हमारा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी को समझने से पहले एक बार वही मैं चीज़ जो बोल रही थी ना, वाई क्यों हुआ था, वाई देवर इंटरेस्टेड, उनको क्यों चाहिए था भाई, क्यों बंगाल चाहिए था, उसका रीज़न क्या था। तो हम देखेंगे बंगाल, मुगल के टाइम पे बंगाल की क्या स्थिति थी, बंगाल अंडर थी मुगल। तो बंगाल बहुत ही ज़्यादा एक रिचेस्ट प्रोविंस था, ठीक है, चाहे तो उसका एग्रीकल्चर खेती के मामले में बात कर लें, आपको पता है फर्टाइल लैंड है, रिवराइन एरिया है, ठीक है, जहाँ पे रिवर होती है वहाँ पे फर्टाइल लैंड होता ही है, तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, तो ट्रेड एक्टिविटीज़ जो भी थी वो बहुत ज़्यादा थी बंगाल में। पोर्ट थे हमारा, आपको बिलीव नहीं होगा बट 60% एशिया का जो ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल से होता था। एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बंगाल से होता था। मैं ये नहीं कह रही कि वो सारी चीज़ें वहीं पे प्रोड्यूस होती थी, अदर रीजन से प्रोड्यूस होती थी, बट मेनली हम बात करें एक्सपोर्ट की तो 60% पूरे एशिया का सिर्फ और सिर्फ बंगाल से हुआ करता था। ठीक है, टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से बंगाल बहुत ज़्यादा फेमस था। और आपको पता है कि ब्रिटिशर्स तो ट्रेड एक्टिविटी में थे ही इन्वॉल्व, उनका तो मेन पर्पज ही इंडिया में आने का यही था, ट्रेड करना है। ठीक है, तो मुगल एम्परर जो है वो वहाँ पे गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे अपने बिहाफ पे कि आप गवर्नर हो, हमारे बिहाफ पे वहाँ पे रूल करोगे। एंड सुप्रीम पावर कौन है, हमारी मुगल्स। आगे समझ, ठीक। एंड अभी आते हैं कि आपको पता है कि जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग रूलर थे तब तक तो जितने भी गवर्नर थे भाई वो इसके अंडर में काम कर रहे थे, यानी कि मुगल रूलर के अंडर में काम करते। जैसे ही दिखता है कि अब आपका जो सेंट्रल रूलर है वो हमारा कमज़ोर हो चुका है, तो
आपको पता है कि क्यों लोग उसके अंडर काम करेंगे? वो कहेंगे तुम कौन, हम तुमको नहीं जानते, और वो अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर देंगे। तो यही चीज थी जो मैं हम बात कर रहे थे कि मुगल का डिसइंटीग्रेशन का मेन कॉज ये था कि जो रीजनल जो उन्होंने गवर्नर्स वगैरह अपॉइंट करे हुए थे, जो उनके अंडर में एरिया आते थे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस, अपने आप को आज़ाद घोषित करने दिया कि हम तुम्हारे अंडर अब नहीं है। कुछ टाइम तक ऐसा था कि ठीक है हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, बट हम तुमको टाइम टू टाइम कुछ पेमेंट वगैरह ऐसे करके भेजते रहेंगे सम्मान के तौर पे। बट थोड़े टाइम बाद ये चीज़ भी खत्म हो गई कि राजा न ऐसा कुछ स्ट्रांग है नहीं तो क्या ही है। ठीक है, तो वही है, जैसे ही राजा कमजोर होता है तो लोग उस पे हावी हो जाते हैं। राजा को कभी कमजोर, शासक को कभी भी कमजोर नहीं अ, होना चाहिए, समझे? हाँ जी, तो अब हम प्रॉपर बंगाल पे जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले हम बात करेंगे मुर्शिद कुली खान की, जिसने क्या है 1700 से 1727 तक ये बंगाल का दीवान रहा है। और इसको किसने अपॉइंट किया था? वही मुगल के अंदर। ठीक है, बट इसने क्या करा, यही पहला तो वो गवर्नर था, दीवान था, जिसने बोला कि नहीं। अब इसने क्या किया, सबसे पहली चीज इसने करी कि अपनी जो कैपिटल को ना डक्का से मुर्शिदाबाद, पहले इसका नाम था मकसूदाबाद, बाद में मुर्शिदाबाद पड़ गया। इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि आपको पता है सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल जो मेन डिसीजन होते हैं वो सारे हमारे कैपिटल में। आज भी दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कभी भगवान अगर ऐसा हो, कभी वॉर होता है, अभी भी ऐसा कुछ हुआ था ना, पाकिस्तान से एक मिसाइल आई थी दिल्ली पर अटैक करने के लिए, आई थिंक वो हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे ही उसको हमने गिरा दिया था। तो सबसे पहले टारगेट जो रहता है ना, कोई इंसान आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आपकी कैपिटल रहती है। ठीक है, कैपिटल में सबसे ज्यादा आपके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं, सारे नेता लोग भी कैपिटल में रहते हैं। तो वही चीज है, इसने क्या किया, अपनी थोड़ा सा एक पहला सा एकदम से इसने ऐसा नहीं, बगावत नहीं छेड़ी, पहले सबसे पहले इसने डिसीजन लिया कि मैं अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेता हूँ। और ये अपनी कैपिटल डक्का से मुर्शिदाबाद जाके शिफ्ट हो जाता है। तो ये वो लास्ट गवर्नर था, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया गया था। और एक चीज और है, इसने इजारा सिस्टम, ये एक लैंड सेटलमेंट है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा सुजाउद्दीन। ठीक है, ये कौन था? ये मुर्शिद कुली खान का सन इन लॉ था। सन इन लॉ समझ आता है, दामाद, यानी कि बेटी का पति। ठीक, तो नेक्स्ट ये हो जाता है, इसके बारे में बस इतना ही जानते हैं, इसने ज्यादा कुछ नहीं की, पीस एंड एकदम से प्रोस्पैरिटी बनी रही थी बंगाल में, ज्यादा कुछ इसने किया नहीं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सरफराज खान। और सरफराज खान माना जाता है ये कि ये जो है ये थोड़ा सा वीक था। तो वही मैंने कहा, शासक कमजोर होगा तो कोई और आपकी सत्ता को हथिया लेगा, तो वही चीज हुआ। फिर आता है अली वर्दी खान। ठीक है, और ये जो है अली वर्दी खान, बैटल ऑफ गिरिया इसको हम बोलते हैं। अली वर्दी खान जो है सरफराज खान को मार देता है और अपनी सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। अली वर्दी खान माना जाता है ये वॉज अ वेरी एफिशिएंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। ये काफी स्ट्रॉन्ग रूलर था। एंड इसकी एज भी ठीक ठाक थी, तो आपको पता है एज के साथ मैच्योरिटी आती ही है। एंड तो इसने क्या करा, अब भाई मैंने बोला था ना, इन्होंने अपनी कैपिटल भले ही शिफ्ट कर ली, चीजें इंडिपेंडेंटली करनी शुरू कर दी, लेकिन अभी भी ये लोग जो है जाके ट्रिब्यूट पे कर रहे थे। बट अली वर्दी खान काफी स्ट्रांग था, इसने देखा कि नहीं, आपसे आप कौन हम नहीं जानते, हम बिल्कुल ही अपने आप को, इन्होंने बोल दिया हम आपसे आजाद हैं, यानी कि हम आपके अधीन अब से शासन नहीं करेंगे। बंगाल बिल्कुल अलग हो गया, और इसने मुगल एम्परर को ट्रिब्यूट भी भेजनी बंद कर दी। किसने? अली वर्दी खान ने। ओके, एंड साथ ही इसने एक चीज करी थी कि जो हमारा ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्टिफाई करने की इजाजत मांगी थी। एक चीज हो रही थी, अली बर्दी खान था उस टाइम पे बंगाल में।
ठीक है, इधर इनका मराठा से एक वॉर चल रहा था, तो उसकी वजह से इसने देखा कि अभी तो मैं मराठाओं से उलझने में व्यस्त हूँ, तो इसी मैंने बोला ना कि ये मौके का फायदा उठाते थे, तो इन्होंने भी देखा अली वर्दी खान भाई साहब इस टाइम पे मराठा से उलझ रहा है, उसको पता है कि हमसे वो पंगा नहीं लेगा, अभी हम उससे कोई भी फायदा ले सकते हैं, कोई भी बेनिफिट ले सकते हैं, कोई भी उस मौके का फायदा हम उठा सकते हैं। तो यही चीज करी इन्होंने, क्या था, उससे मांगी इजाजत कि फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है, ठीक है, उसको हमको फोर्टिफाई करना है, भाई मैंने बताया किलाबंदी करनी है, घेराबंदी क्यों करनी है तुमको, तुमको ट्रेड करना है, बट उसने बोला ठीक है इनको तो मैं बाद में देख लूंगा, उसने इजाजत दे दी, वो उस टाइम पे नहीं उलझा और वो चीज उसने सही करी थी। एंड उसने एक चीज और बोली जिसको कहा जाता है, मतलब एक स्टेटमेंट है, जस्ट आप याद रख सकते हो कि किसने कहा था, उसने यूरोपियंस को हनी बी से कंपैरिजन किया था, इसने कहा था जब तक इनको नहीं छेड़ोगे ना तो ये शहद देंगे, और जिस दिन आपको छेड़ेगा तो छेड़ोगे इनको ज्यादा तो वो डंक भी मार देंगे, एक स्टेटमेंट याद रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन था हमारा, सबसे पहले आपका मुर्शिद कुली खान था, जिसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, याद रखिएगा किसने डक्का से मुर्शिदाबाद कैपिटल करी थी, आपकी मुर्शिद कुली खान ने, नाम से याद रखिएगा। फिर आता है हमारा सुजाउद्दीन, फिर आ जाता है हमारा सरफराज खान, सरफराज खान को मार दिया था किसने, अली वर्दी खान ने। देन आ जाता है हमारा अली वर्दी खान रूल करेगा, अली वर्दी खान ने ही इनको इजाजत दी थी कि जाके तुम फोर्टिफाई कर सकते हो। तो फिर आ जाते हैं हमारे ये साहब सुजाउद्दौला जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि अली वर्दी खान, जैसे मैंने बोला, काफी एफिशिएंट रूलर था वो, अगर वो जिंदा रहता तो शायद वो यूरोपियंस को अच्छी टक्कर दे सकता था, वो ब्रिटिशर्स को अच्छी टक्कर दे सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद सक्सीड करता है सिराजुद्दौला, ठीक है, ये अली वर्दी खान को 1756 में सक्सीड करता है। और एक चीज और है, इस ये एक बच्चा था, आई थिंक 20+ ही था, ये 20 or 21 समथिंग एज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही कम, आप 20 साल में 21 साल में आपका कितनी उम्र रही होगी बताओ, उतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं थी उसके अंदर। वही मैं बात करूं, अगर इंडियन रूलर जिसमें हमारा नाम है रणजीत सिंह का, वो जब गद्दी पे बैठे थे वो सिर्फ कितने साल के थे, वो ही वो जस्ट 12, और उन्होंने कितना अच्छे से रूल करा है भाई, कभी भी ब्रिटिशर्स की हिम्मत नहीं हुई थी कि उनसे जाके डायरेक्टली वॉर कर पाए, और हमेशा उनके साथ पीस और मेंटेन करके रखा था, वो बाद में हमको देखने को मिलता है वॉर, वो जब आपकी रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है उसके बाद, वो हम देखेंगे अगले जब हम बात करेंगे सिंध वगैरह रीजन की, तब, ठीक है। तो आ जाता है सिराजुद्दौला, ये काफी कम उम्र का था, इसको एक तो वही चीज है ना कि आपसे ज्यादा उम्र के लोग हों और आपको गद्दी मिल जाए, गद्दी पे बिठा दिया जाए, तो फिर किसी को भी रास नहीं आता है। तो इसके कई सारे अपने ही घर में इसके बहुत सारे दुश्मन थे, जैसे इसकी एक कजिन थी शौकत जंग, इसका कजिन था शौकत जंग, इसकी आंटी थी घसीटी बेगम, एंड आर्मी कमांडर इसका खुद का, जिसका नाम था मीर जाफर। तो ये सारे लोग इसको अपोजिशन कर रहे थे। एक हिंदू मर्चेंट क्लास भी थी, जगत सेठ, ओमी सेठ, सॉरी ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, कोई ऐसा नहीं है कि नामों को रटना है, बट बस एक आइडिया ले लीजिए, ये कुछ ऐसा रिमेम्बर करने वाली चीज नहीं है। तो ये सारे लोग भी इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। अब इसको एक चीज समझ में आई कि पहली बात तो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज कर रही है, समझ में आया, ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज कर रही है। एक होता है हमारा दस्तक, ठीक है, इनको दस्तक मिला था कि आप ठीक है यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, बट आगे चल के क्या है कि इन्होंने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब ये दस्तक और लोगों को भी इशू करना शुरू करी, तुमको ट्रेड करना है हम तुमको दस्तक देते हैं, कितना ही वो लगता है, एक मोहर लगाओ बस खत्म हो गया। तो इसको समझ में आ गया कि ट्रेड जो प्रिविलेजेस इनको मिले हुए हैं उनका ये मिसयूज कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज इसको समझ में आया कि इन्होंने कलकत्ता भी फोर्टिफाई कर लिया है, ठीक है। और एक भगोड़ा था जिसको हम बोलते हैं कृष्णदास, ठीक है, उसको इन्होंने पनाह दे दी थी कृष्णदास को, और इससे इसका पंगा चल रहा था सिराजुद्दौला को। तो ये कुछ रीजंस बने थे जिससे सिराजुद्दौला को आ गया गुस्सा। वहीं अगर यहाँ पे अली वर्दी खान होता तो वो डायरेक्टली एकदम से डिसीजन नहीं लेता, बिकॉज ही वॉज ऑफकोर्स ही वॉज मैच्योर। तो बट इसको उतना समझ में नहीं आया, और इसने क्या करा कि कलकत्ता जाता है ये और कैप्चर कर लेता है 146 इंग्लिशमैन को,
ठीक है, 140 कहा जाता है, इसमें से कुछ ही जिंदा बचे थे, बाकी सारे मर गए थे। और इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, इसको जरूर याद करके रखना था। ब्लैक ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी? सिराजुद्दौला के टाइम पे हुई थी। एंड इंग्लिश लोगों को, ब्रिटिशर्स को इसने बंदी बना लिया था, एक एक कमरे में, कहा जाता है, जिसमें बहुत सफोकेशन थी, एक कमरे के अंदर सबको भर दिया था, दम घुटने से मर जाते हैं लोग, और 24 समथिंग इतने ही लोग जिंदा रह गए थे। एग्जैजरेशन भी माना जाता है, कुछ हिस्टोरियंस इसकी बात नहीं करते हैं कि एग्जैजरेशन है, बहुत ज्यादा इतने लोग नहीं मरे थे, वो ठीक, उस पर हम नहीं जाते हैं, बट इतना याद रखिए ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी हमारी। ठीक है, हाँ, एक और है हमारा गुलाम हुसैन करके, एक उस टाइम के हिस्टोरियन थे जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र किया हुआ है, तो उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र नहीं करा है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में नहीं बताया है। ये आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CDS या फिर किसी में ये आया था, तो ये याद रखिएगा, गुलाम हुसैन, इनकी किताब का नाम था सियार उल मुताखिरीन। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस इंसिडेंट का नेम नहीं लिखा है। ठीक है, दूसरी चीज इसने क्या की, काशिम बाजार और की जो फैक्ट्री थी उसको सीज कर लिया, इंग्लिश फैक्ट्री को, और कलकत्ता लेटर साइन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद ब्रिटिश। बाद में इसने ब्रिटिशर्स के साथ अलीनगर की ट्रीटी साइन कर ली। ही कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम को भी इसने कैप्चर कर लिया, जो कि कलकत्ता में है, अंडर मनिकचंद, एंड रिटेन द सिटी कलकत्ता एज अलीनगर। ठीक है, अब हम जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी की सबसे पहले तो आपको डेट याद रखनी है, 23 जून आपकी 1757 को हमारा बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलता है। और जो रिवर के किनारे, ये चीज अब यहाँ से आपके फैक्ट्स शुरू हो जाते हैं जो आपको याद करने हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी रिवर। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हो कैसे, बैटल ऑफ प्लासी हमारी भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। और जो ब्रिटिश की आर्मी थी वो कौन लीड कर रहा था? वो हमारा क्लाइव के द्वारा लीड की जा रही थी, जबकि जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसका कमांडर था मीर जाफर। मीर जाफर तो मैंने आपको बताया था, ये इसके खिलाफ था, इसके अगेंस्ट था। तो एंड दूसरा है हमारा यार लतीफ खान, एंड आपका राजा दुर्लभ राय, ये आपका इसकी आर्मी को लीड कर रहे थे। वहीं ब्रिटिश की आर्मी को लीड कर रहा था क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मद्रास में आता है अपनी फोर्स के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ, री इन्फोर्समेंट के साथ। और ये क्या करता है कि वही चीजें इसने अपनी पॉलिटिकल टैक्टिक लगानी शुरू कर दी। लड़ाई तो छोड़ो, इसने क्या किया कि जो ये सारे लोग थे, इसको दिखा कि ये सारे लोग इसी की अपोज कर रहे हैं, तो उनके साथ इसने एक अलायंस बना लिया। और अलायंस बनने के बाद क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लासी में इसके जो लोग थे, वो उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया। अगर कल को हमारा वॉर हो जाए, चाइना पाकिस्तान किसी के साथ, और हमारी फौजें ही लड़ने से मना कर दें, तो क्या होगा? तो वही चीज है, इसने अपना एक सीक्रेट अलायंस बना लिया और सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो गई। ठीक है, कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स की आर्मी बहुत कम थी और सिराजुद्दौला के पास 50,000 की आर्मी थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, बट फिर भी वो हार जाता है। उसका रीजन यही था कि हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने ही, आर्मी जो थी, आर्मी ने लड़ाई लड़ने से ही मना कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। और ये माता कौन है? मिरन माता है, जो आपका मीर जाफर का बेटा होता है, वो इसको सिराजुद्दौला को मार देता है। ठीक है, तो एक मुगल रूलर भी आपका पूछ लेता है कई बार कि जब हमारा बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था तो मुगल का रूलर कौन था? तो मुगल शासक था हमारा आलमगीर टू। ओके, इम्पैक्ट देख लेते हैं, कुछ इम्पैक्ट क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी के बाद। मीर जाफर को अब क्या है, नवाब बना दिया। मीर जाफर को ये नवाब बना देंगे, उसको तो मार ही दिया जाता है। साथ ही ग्रांटेड दी ब्रिटिश 24 परगना, ये जो है ब्रिटिशर्स को 24 परगना दे देता है, जमीन दे देता है। साथ ही ब्रिटिश की मोनोपोली हो जाती है बंगाल के पूरे ट्रेड के ऊपर, क्योंकि जब मैंने तुमको राजा बनाया है तो भाई डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ फायदे तो मिलेंगे ही ना। जैसे आजकल पता है कि बहुत जितने भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? उनको पता है कि आने वाले टाइम में अगर तुम जीतोगे, कोई उनके एरिया का हो, तो फिर वो उनको क्या करेगा, बेनिफिट्स देगा, टेंडर देगा, ये सारी चीजें। तो सेम वही था भाई, अगर किसी ने तुमको गद्दी पे बिठा है तो तुमको फायदे देने पड़ेंगे।
और जो ऐसे ही गद्दी पे बैठ गया हो, जिसको ज्यादा कुछ करना नहीं हो, तो उसको इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उसने वही किया, 24 परगने दे दिए, साथ ही ब्रिटिश की मोनोपोली हो जाती है बंगाल के सारे ट्रेड के ऊपर। एंड देन फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंडेड, और फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस पहले हो रहा था वो खत्म हो जाता है। ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल हमको देखने को मिल जाएगा बंगाल के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपकी रिपीट है, वही हमारा आलमगीर टू वॉज द रूलर। देन आ जाता है हमारा मीर जाफर। मीर जाफर भी ज्यादा दिन तक उसको दिख रहा था भाई, वो कुछ कर नहीं सकता था, अदरवाइज उसको दिख रहा था कि कितना ज्यादा ये लोग बेनिफिट ले रहे हैं, कितना मिसयूज कर रहे हैं जो भी ट्रेड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं इनको, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो बट उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, और और इसने थोड़ी सी कोशिश करी थी, ठीक है, डच के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, डच के साथ मिलकर इसने कोशिश करी थी कि थोड़ा सा इनसे ब्रिटिशर्स से लिया जाएगा पंगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये हार जाते हैं। एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बिदारा, 1759 में। बैटल ऑफ बिदारा में कौन था, याद रखिएगा, डच थे, साथ ही हमारा मीर जाफर था। ठीक, देन आ जाता है हमारा 1760 में ट्रीटी होती है एक मीर कासिम के साथ। अब इन्होंने बोला कि देखो अब तुम हमारे लिए सही नहीं हो, तुमने एक बार तो कोशिश कर ही ली है हमको भगाने की या हमारे से पंगा लेने की, तो अब हम तुमको हटाते हैं, हमारे रहमो करम पे तुम बैठे हुए थे और अब तुम जाओ। ठीक, तो उसने अब क्या किया, इन्होंने इसको हटा दिया मीर जाफर को, और मीर कासिम को दोबारा से गद्दी दे देते हैं कि अब से मीर कासिम बैठेगा। ठीक है, उसमें इनको मिलते हैं बुल्दवांग, मिदनापुर और चित्तौंग, ब्रिटिशर्स को दे दिए जाते हैं। साथ ही 5 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को दिए जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साउथ में जो वॉर हो रहे थे उनमें जो खर्चा हो रहा था उसको पैसा कौन दे रहा है लड़ाइयां लड़ने को, मीर कासिम। समझ आ गया, ठीक। और साथ ही क्या है, ब्रिटिशर एंड नवाब टू हैव म्यूचुअल एनिमीज। अब से इन्होंने कहा था कि देखो जो ब्रिटिश का दुश्मन वो तुम्हारा दुश्मन, जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन, बट ऐसा तभी होता था जब तक इनको फायदा है। ठीक है, जैसे इनको लगा कि फॉर एग्जांपल इस मीर कासिम का अगर कोई दुश्मन है, अब ट्रीटी के अकॉर्डिंग तो क्या है कि ये ब्रिटिशर्स का भी दुश्मन हुआ, मगर मगर इनको देखा कि वो उनको मीर कासिम से ज्यादा फायदे दे सकता है, तो वो कहेंगे कि नहीं, काहे की ट्रीटी भाई, कुछ नहीं है ऐसा, और ये जाके उससे मिल जाएंगे। इसी वजह से ये रूल कर पाए, और हमारे लोग जो थे बहुत ज्यादा अपने कि वो बचन ही मेरा वो है, उस वाली चीज़ों में रहे, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एथिक्स थे। बट अगर आप राज्य कर रहे हैं तो एथिक्स जो हैं वो थोड़े से साइड करने पड़ते हैं। आज भी आप पॉलिटिक्स देखते हो, राजनीति देखते हो, तो उसमें एथिक्स उतने सच मायने रखते नहीं है, बट इंडियन रूलर्स के लिए एथिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते थे। तो ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मीर जाफर वो रिफर्स टू एज कॉलोनल क्लाइव जैकाल इन 18th सेंचुरी। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव अ लुक। ठीक, अब मीर कासिम आता है। देखो भाई, हम सिक्वेंस समझ रहे हैं, सिराजुद्दौला से लड़ाई हुई, सिराज को मार दिया जाता है। कौन मारता है सिराज को, मीर कासिम का बेटा, कौन, सॉरी, मीर जाफर का बेटा हमारा सिराजुद्दौला को मार देता है, जिसका नाम होता है मीरान। ठीक है, फिर बैठता है गद्दी पे मीर जाफर। ठीक है, तो मीर जाफर के बाद है जब इसने थोड़ा सा अलायंस बनाना शुरू कर दिया, ये डच के साथ मिल गया, तो एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बिदारा, जिसमें ये हार जाता है, और अब इसको गद्दी से हटा दिया जाता है, और हमारा बैठता है कौन, मीर कासिम। आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हारने के बाद आएगा मीर जाफर, मीर जाफर के बैटल ऑफ बिदारा में हारने के बाद आएगा कौन, मीर कासिम। मीर कासिम देखो था चतुर आदमी, इनको लगा था कि मीर कासिम को बिठाल दिया है भाई, अब ये कुछ ऐसे वैसे नहीं करेगा, वो आदमी शातिर था, उसने कहा ठीक है अभी मैं शांत रहता हूँ थोड़ा, उसके बाद मैं इनको देख ही लूंगा। देन उसने क्या किया, सबसे पहली चीज जो थी, अर्लियर ही वॉज फौजदार, इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो है पूर्णिया का और रंगपुर का ये फौजदार हुआ करता था, बस देख लीजिए, इस चीज को रटने नहीं बैठ जाइएगा। ठीक है, इसने क्या करा, सबसे पहले कि जो मुंगेर की कैपिटल थी, अब मुझे ये बताएंगे, अभी मैंने बताया था कि डक्का से मुर्शिदाबाद कैपिटल किसने शिफ्ट की थी, वो चीज बताइए। ठीक है, तो जो मुंगेर बिहार में जो कैपिटल थी वहां पे इसने शिफ्ट कर दिया। क्यों, वही मैंने बताया कि जब जैसे आप ब्रिटिशर्स की नजरों से अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच गया, इसने अपनी कैपिटल को डिस्टेंस इंक्रीज कर ली जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे इसने।
ठीक है। तो इसने सबसे पहले तो चीज करी कि अब मैं अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि कैपिटल शिफ्ट करने के बाद अब अपनी आर्मी को ये स्ट्रॉन्ग कर सकता था, स्ट्रेंथन कर सकता था, और ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस बार बार हो रहा था उसको कहीं ना कहीं इसको कम करना था। तो दैट्स वाई इसने पहला स्टेप लिया कि अपनी कैपिटल को इसने शिफ्ट कर लिया। ठीक है, साथ ही इसने एक मैच लॉक गन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई मुंगेर में। अब धीरे धीरे ये चीज ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं भनक लग रही थी, बट ठीक है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अराउज ओवर रेवेन्यू डिस्प्यूट विद राम नारायण एंड ट्रेड परमिट दस्तक। मैंने बताया कि दस्तक जो है वो कंपनी को मिला हुआ था, बट ये इसका मिसयूज कर रही थी और लोगों को भी दस्तक दे रहे थे भाई, कि देखो हम तो टैक्स देंगे नहीं, अब तुमको दे रहे हैं हम दस्तक, अब तुम भी टैक्स मत दो। तो अब पैसा कहाँ से आएगा बंगाल के पास भाई, पैसा कहाँ से आएगा? ये मीर कासिम भी बेचारा, और ऊपर से तुम्हारे को पैसा चाहिए, तुम्हारी साउथ में वॉर्स हो रही है, तुम्हें उसके लिए भी पैसा चाहिए। ठीक है। तो अब पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि बाकी लोगों को भी आप फ्री ट्रेड करने की, ज्यादा करप्शन बहुत ज्यादा था, आपको पता हो तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके एम्प्लॉय थे, ऑफिसर्स थे, उनके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा था। तो वो वही है ना, ऑफिसर्स करप्शन कर रहे थे और ये दस्तक बाकी लोगों को भी दे रहे थे कुछ पैसे लेके। तो इससे ब्रिटिश का जो सॉरी बंगाल का जो रेवेन्यू था उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है, भारी कमी हो जाती है। और जब आपकी ट्रेजरी ही नहीं खाली होती रहेगी, पैसा आएगा नहीं, तो फिर क्या, कहाँ से क्या होगा? ठीक है। तो मीर कासिम ने क्या है, अब इसने एक चीज करी कि तुम्हें तो दस्तक मिला हुआ था, तुम तो ट्रेड ड्यूटीज नहीं दे रहे थे, बाकी पैसे देके बाकियों को भी दस्तक दे रहे हो कि वो उनको भी ट्रेड ड्यूटीज ना देनी पड़े। अब इसने एक चाल चली, इसने सारी ट्रेड ड्यूटीज को ही अबॉलिश ही कर दिया कि खत्म, अब किसी को भी पैसा नहीं देना है, समझे? अब जैसे ही इसने ये चीज हरकत करी, अब जो लोग करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके जो लोग पैसा ले रहे थे, उनका ये एक प्रोफेशन बन चुका था, उनका तो धंधा बंद हो गया। तो डेफिनेटली इस चीज को ब्रिटिशर्स को गुस्सा तो आने ही वाला था। तो इसने सारी ट्रेड ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया, और इससे गुस्सा आ जाता है, और हमारी एक नेक्स्ट बैटल होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक। एंड बाद में डिफीटेड एट कटवा जगह पे ये डिफीट किया जाता है, मुर्शिदाबाद, गिरिया, स्कूटी, मुंगेर। और ये बाद में क्या है, हमारा अवध के लिए भाग जाता है, और अवध में जाने के बाद इसने एक अलायंस बनाता है सुजाउद्दौला, जो हमारा नवाब था अवध का, साथ ही मुगल एम्परर शाह आलम टू। ठीक है। तो क्या क्या करा इसने, ट्रेड ड्यूटी अबॉलिश करी, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स को गुस्सा आता है, और इसके साथ एक बैटल होती है जिसको मैं, ये हार जाता है, मारा नहीं जाता, ये छोटी छोटी बैटल से हार जाता है। और हारने के बाद ये भाग के पहुंच जाता है कहाँ पर, अवध के नवाब के पास। और साथ ही एक जो मुगल उस टाइम पे एम्परर था शाह आलम टू, उन इन तीनों के बीच में अलायंस बनता है, और ये कहते हैं ठीक है अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारा होगा आपका बैटल ऑफ बक्सर, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। आए समझ? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे और भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, इनमें देख लेते हैं हम। आई डोंट थिंक आप ऐसा कोई सा सवाल हो जो नहीं सॉल्व कर पाओ। पहला है, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु मेड नवाब एफ ऑफ बंगाल? तो मैंने बताया था मीर जाफर, क्योंकि जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी था, किसको मार दिया था, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को मीरान ने मार दिया था, जो मीर जाफर का बेटा था, और गद्दी किसको मिल जाती है, मीर जाफर हमारा गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक। एक और सवाल है, सीजीएल में पूछा गया है, द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस ऑन, कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, सॉरी, 23 जून। और किस नदी के किनारे हुई थी वो भी बताइए। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन, कब लड़ी गई थी, 1757। बहुत ईजी है। बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन, किस किस के बीच में लड़ी गई थी, सिराजुद्दौला एंड आपका ब्रिटिश आर्मी। तो हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।